नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी बेहतर ढंग से तैयारी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आपकी वैकेंसी का जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। ठीक है। आपको हम कोई भी नोटिस जारी होती है तो उसके संबंध में आपको अवगत कराएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आधुनिक भारत के सीरीज में स्वतंत्रता संघर्ष का टॉपिक शुरू किए हुए हैं, जिसमें से हम 8 लेक्चर पढ़ा चुके हैं दोस्तों। ठीक है। आज हम दोस्तों इसके पहले वाले लेक्चर में, जैसा कि हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एक लेक्चर था, एक टॉपिक था, उसको हम समाप्त कर दिए दोस्तों। और लास्ट जो उसका लेक्चर रहा है, 8वां लेक्चर रहा है दोस्तों, वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण बिंदु थे उसके संबंध में हमने चर्चा किया था। ठीक है दोस्तों। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम प्रारंभ करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि यह एक किसी भी परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप उसका सिलेबस उठाकर देखते हैं, जो किसी परीक्षा का जिसमें जीएस आना है तो उसका एक टॉपिक ही लिखा रहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है दोस्तों। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसकी आपके जीएस वाले पार्ट में, चाहे आप वनडे की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको ये देखने को जरूर मिलता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो टॉपिक है ये आना ही आना है होता है दोस्तों। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। ठीक है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है दोस्तों कि हमारे जो पूर्वज थे उनके साथ कैसे अंग्रेज लोग बर्बरतापूर्व उनका व्यवहार रहा है। ठीक है दोस्तों। यह भी एक तरीके से हमको सीखने को यहाँ से मिलता है, हमको जानकारी भी मिलती है कि कैसे जो अंग्रेज थे वह भारतीयों के साथ व्यवहार था, किस प्रकार जो भारतीय लोग थे ये आज़ाद हुए, कैसे इन्होंने मेहनत किया, कैसे इन्होंने संघर्ष किया, तब इनको जाकर के आज़ादी मिली है। दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि 1885 में जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई दोस्तों, वहीं से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाता है। हालांकि इसकी उस समय जो गति होती है राष्ट्रीय आंदोलन की, वह धीमी होती है दोस्तों। ठीक है। और उस समय गति धीमी होती है और आगे चल के क्या होता है दोस्तों, इसका जो एक रफ्तार होता है, क्रांतिकारियों का जो रफ्तार होता है वह बढ़ता है। वास्तव में उस समय 1885 के समय जो कांग्रेस का समय होता है दोस्तों, वह शैशवा अवस्था होता है दोस्तों उनका, या कह सके तो शैशवा काल होता है। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम चर्चा कर दें तो प्रश्न बनता है यहीं से। ठीक है दोस्तों। कुछ आप जो अच्छी किताबें हैं वहां जाकर देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शैशव काल किसे कहा जाता है, या शैशव काल का समय क्या था दोस्तों। ठीक है। कहने मतलब 1885 से लेकर 1905 तक। ठीक है। जो 1885 से लेकर 1905 तक का समय था दोस्तों, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शैशव काल कहा जाता है इसको दोस्तों। ठीक है। यह शैशव काल कहा जाता है दोस्तों। उस समय जो उदारवादी नेता थे, उदारवादी नेता ये चाहते थे कि जो हम जिस तरीके से भारत की स्वतंत्रता हम उदार नीति से पा सकते हैं, हमको उग्र होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता ही है, इसके संबंध में बाल गंगाधर तिलक महोदय ने कहा था कि जिस प्रकार आप वर्ष में एक बार अधिवेशन करते हैं या मेघों की तरह टकराते हैं, उस तरीके से हमको नीति या निर्णय मिलने वाला नहीं है, ना तो कोई हमको इससे हम सफल होने वाले हैं दोस्तों। तो ये जो उदारवादी नेता थे, इनकी ढुलमुल नीति के कारण ही कहा गया था दोस्तों। ठीक है। आइए दोस्तों, हम जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम अपनी सुविधा के आधार पर, इतिहासकार जो थे इसको सुविधा के अनुसार या अध्ययन के आधार पर इसको क्या करते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसको 5 भागों में बांट देते हैं, 5 चरणों में इसको बांट देते हैं दोस्तों। ठीक है। इसको क्या करते हैं, 5 चरणों में बांट देते हैं। जो पहला चरण होता है दोस्तों, वह उदारवादियों का चरण होता है। ठीक है दोस्तों। उदारवादियों का चरण होता है या उदारवादी चरण होता है, और यह चरण होता है 1885 से लेकर 1905 तक।
जिसे हम क्या कह सकते हैं इसे दोस्तों, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शैशव काल भी कहा जाता है इसे दोस्तों, मीन्स 1885 से लेकर 1905 तक को। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ उदारवादी नेता थे, कुछ प्रमुख उदारवादी नेता थे, उन्हीं के आधार पर जो नीतियां बनती थी, ठीक है दोस्तों, उसको आगे बढ़ाया करते थे। आपको पता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय डफरिन और साथ साथ में जो A.O. ह्यूम थे, इनका कहना था कि यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यह जो एक संगठन है, इसमें भारत के वो लोग जुड़ेंगे जो शिक्षित वर्ग से संबंधित हैं। आपको पता ही है जो शिक्षित वर्ग से संबंधित हैं वो उग्र होने का प्रयास नहीं करते हैं, ना उग्र की नीति अपनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो ये उदारवादी नेता थे ये नीति अपनाए, और उनका नीति क्या था? उनका नीति था दोस्तों प्रार्थना पत्र के जरिए, प्रतिवेदन के जरिए, ठीक है, या याचना के जरिए। वो सोचते थे कि जो कांग्रेस हैं उनकी सहानुभूति भारतीयों के ऊपर पड़ी रहे, होती रहे, और इसलिए वह भारतीयों को परेशान ना करें। जब उनकी कृपा रहेगी तो क्या होगा? भारतीयों प्रताड़ित नहीं होंगे। इसलिए ये लोग उदारवादी नीति अपनाते थे दोस्तों। ठीक है, और दूसरा जो समय आता है दोस्तों वह द्वितीय चरण आता है दोस्तों। ठीक है, द्वितीय चरण आता है, एक मिनट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू होता है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण कहा जाता है उग्रवादी चरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उग्रवादी चरण का काल जो था वो दोस्तों कब होता है? 1905 से लेकर 1919 तक होता है। इसमें जो नीति होती है दोस्तों वह उग्रवादियों का होता है, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये सब जो होते हैं यह उग्रवादी नेता होते हैं। ये सोचते हैं कि हम अपने बल के आधार पर भारत को स्वतंत्रता की ओर लेकर जाएंगे। वहीं इसी के प्रतिपक्ष में जो उदारवादी नेता थे वो सोचते थे कि नहीं, हम अपनी याचना, प्रतिवेदन और क्या कहते हैं कि अंग्रेजों से मिलकर हम भारत को स्वतंत्रता की ओर लेकर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था दूसरा चरण। तीसरा चरण जो होता है दोस्तों वह क्रांतिकारी व वामपंथी युग का होता है। ठीक है, यह जो क्रांतिकारी दोस्तों, यह जो क्रांतिकारी और वामपंथी युग होता है दोस्तों वह इन दोनों में बिलोंग करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन दोनों समय में क्या करता है? बिलोंग करता है। अब उसके बाद जो चौथा आता है दोस्तों वह गांधी युग आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा दृष्टिकोण से। मीन्स इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में यदि हम बात करें तो यह जो गांधी युग है, मीन्स राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी का जो युग आता है दोस्तों, यह भी एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मीन्स में परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये जो गांधी युग होता है दोस्तों यह 1919 से लेकर 1942 तक होता है। ठीक है दोस्तों, या 1919 से लेकर के 1942 तक होता है। उसके बाद पंचम चरण होता है सर कि स्वतंत्रता की प्राप्ति की ओर तक, यह जो पांचवा चरण होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को विद्वानों ने, इतिहासकारों ने एक अध्ययन की सुविधा के लिए दोस्तों, अध्ययन के दृष्टिकोण से इसको 5 चरणों में विभाजित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, 5 चरणों में इसको विभाजित कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एक एक चरण को हम क्रमशः पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, प्रथम जो चरण है उदारवादी चरण। ठीक है दोस्तों, उदारवादी काल के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, उदारवादी काल आपको पता ही है 1885 से लेकर 1905 तक का यह काल होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें कुछ प्रमुख नेता होते हैं जिनकी भूमिका इस राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका थी दोस्तों। जैसे यदि हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बात करें दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी भी किसमें थे? उदारवादी नेताओं में से थे दोस्तों। फिरोज शाह मेहता भी होते हैं दोस्तों, फिरोज शाह मेहता, इनकी भी एक बड़ी भूमिका होती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दोस्तों। ठीक है, एक होते हैं महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है दोस्तों, ये भी होते हैं।
एक होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले महोदय, गोपाल कृष्ण गोखले महोदय, ठीक है। आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले यह किसके राजनीतिक गुरु थे दोस्तों, ठीक है, महात्मा गांधी जी के यह राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है दोस्तों। ये भी एक उदारवादी नेता थे। और थे दोस्तों दीन सवाचा महोदय थे, दीन सवाचा। और इसी में थे दोस्तों एस.एन. बनर्जी महोदय थे, ठीक है, एस.एन. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी महोदय थे। और इसी में थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन दोस्तों? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो दादा भाई नौरोजी थे, विनोद शाह मेहता थे, गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है दोस्तों। और थे मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है दोस्तों, मदन मोहन मालवीय। और भी नेता थे दोस्तों, लेकिन ये प्रमुख नेता थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो थे ये उदारवादी नेता थे दोस्तों। इनका सिर्फ काम था, इनका काम था कि यदि हम भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाना चाहते हैं तो उसमें जो अंग्रेजों से एक संबंध होना चाहिए वह मीठा संबंध होना चाहिए दोस्तों। और ये सोचते थे कि हम जो भारतीयों को किसी प्रकार की समस्या हो रही है, किसी प्रकार की समस्या हो रही है, तो वो क्या करते थे दोस्तों, वह उनसे प्रार्थना पत्र लेते थे। उसके बाद वह सरकार जो ब्रिटिश सरकार थी उसके सामने प्रस्तुत करते थे दोस्तों। इसी में जो उदारवादी नेता थे, ठीक है, ये जो इनका एक भिक्षावृत्ति की राजनीतिक जो भिक्षावृत्ति थी, कहने मतलब ये राजनीतिक जो भारतीय ये उदारवादी नेता थे, ये एक तरीके से याचना जो करते थे उसी को जो उग्रवादी नेता थे उसी को वो लोग भिक्षा कहते थे। कि जो इनकी एक तरीका है वह भिक्षावृत्ति की है। एक तरीके से जो उग्रवादी नेता थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति को, ध्यान दीजिएगा यह महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, जो उग्रवादी नेता थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति बताया है। क्या बताया दोस्तों? राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति बताया हुआ है, ठीक है दोस्तों, कि इनकी जो नीति है वह राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति है, ठीक है। ये किसने कहा? इसको उग्रवादियों ने कहा, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हम आपको ये भी बताए थे इसके पिछले वाले लेक्चर में कि बिपिन चंद्रपाल महोदय ने कहा था कि जो कांग्रेस की नीति है वह एक भिखमंगी नीति है, ठीक है दोस्तों। ये हमने आपको बताया हुआ था। तो जो बिपिन चंद्रपाल थे, लाला लाजपत राय थे, ये सब क्या थे? ये सब उग्रवादी नेता थे और ये बिल्कुल उदारवादी नेताओं के विरोध में रहा करते थे कि नहीं, ये नीति जो है आप लोगों की ये ठीक नहीं है, ऐसे हमको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, भारत को इस प्रकार स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो उग्रवादी नेता थे उन्होंने कांग्रेस की नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति बताया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके लिए प्रारंभ में ही जो कांग्रेस के उदारवादी नेता थे इन्होंने क्या किया, लंदन में कुछ संस्थाएं भी स्थापित की, ठीक है दोस्तों। लंदन में इन लोगों ने क्या किया, कुछ संस्थाएं भी स्थापित की, जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने 1888 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने 1888 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। इसमें इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि वहां के लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जोड़ना, ठीक है दोस्तों। और वहां के लोग जब जुड़ जाते हैं तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग हैं उनसे तथा भारतीय लोगों से एक सहानुभूति होती रहेगी दोस्तों, ठीक है, एक सहानुभूति होती रहेगी। उस आधार पर ये लोग क्या किए कि इस संस्थाओं की स्थापना की। उसी के साथ ही दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने
दादा भाई नौरोजी ने 1889 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना लंदन में करते हैं दोस्तों। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था इसका भी जो उद्देश्य था, यह जो संस्था थी ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, इसका भी उद्देश्य वही था दोस्तों। ठीक है, तो ये संस्थाएं थी जो कि उदारवादी नेता थे, उनकी मंशा थी कि हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें तथा राजनीति के बारे में इनको बताएं। यह इनकी मंशा थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों कांग्रेस के प्रति जो सरकार की प्रतिक्रिया थी, कैसे कैसे धीरे धीरे उसको कैसे ये कट्टरता की तरफ ले जाते हैं दोस्तों। ठीक है, वास्तव में आपको पता है कि जो अंग्रेज थे वह कांग्रेस के प्रति प्रारंभ में एक तरीके से बहुत उदारता की नीति अपनाए थे। जैसा कि आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में दोस्तों जो तत्कालीन वायसराय होता है वो क्या करता है दोस्तों, जो कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित हुए लोग होते हैं, डफरिन उनको अपने व्यक्तिगत खर्च से क्या करता है, टी पार्टी देता है दोस्तों। ठीक है, जो डफरिन होता है, लॉर्ड डफरिन होता है, वह अपने ही खर्च से उन लोगों को क्या करता है, टी पार्टी देता है, चाय की पार्टी देता है। ठीक है, और यह राजनीति में बिल्कुल ही जायज है और होता भी है कि लोग अपनी ओर करने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए लोगों को चाय पिलाते हैं। ठीक है, अब तो पता नहीं क्या क्या पिलाने लगे हैं दोस्तों, आपको पता ही है। ठीक है, तो उन्होंने उस समय क्या किया था, टी पार्टी दिया था। ठीक है, टी पार्टी के अलावा भी, ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1887 के मद्रास का जो अधिवेशन होता है दोस्तों, कोलकाता में 1887 का जो मद्रास का अधिवेशन होता है, जिसमें जो अध्यक्ष होते हैं वह बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। यहीं से जो अंग्रेजों की जो नीति होती है उसमें थोड़ा सा बदलाव होने लगता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा बदलाव होने लगता है। और 1888 में होता क्या है दोस्तों, 1888 में होता है कि यही लॉर्ड डफरिन जो उस समय वायसराय था, यही लॉर्ड डफरिन इस कांग्रेस को कहता है यह अल्पसंख्यकों का समूह है। एक भाषण होता है कहां पर होता है दोस्तों, 1888 में इसी प्रयागराज में भाषण देते समय लॉर्ड डफरिन कहता है कि यह जो कांग्रेस है यह अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक छोटा सा समूह है। धुतकार देता है कांग्रेस को। और कुछ समय बाद तो आपको हमने बताया ही था कि लॉर्ड डफरिन ही कहता है कि यह कांग्रेस जो है बिल्कुल अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई अग्रसित है, और यह मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं अपने मरने से पहले इसके अपने समाप्त होने के पहले इस कांग्रेस को मरने में हम मदद कर सकें। यह डफरिन की एक क्या होता है, डफरिन एक कथन कहता है, और डफरिन का जो एक कट्टरता बढ़ता जाता है या अंग्रेजों का कट्टरता बढ़ता जाता है, तो वह दोस्तों 1887 के मद्रास अधिवेशन से बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है लॉर्ड डफरिन का। एक मिनट दोस्तों, पानी पी लें। दोस्तों यहीं तक नहीं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में अंग्रेजों की जो नीति होती है, गिर तो तब जाती है जो नीति होती है दोस्तों, जब जो अंग्रेज होते हैं वह कांग्रेस में फूट डालने के लिए, ठीक है दोस्तों, सर सैयद अहमद तथा राजा शिव प्रसाद जी को जब ये कांग्रेस में फूट डालने के लिए उनको उसी के विरोध में खड़े कर देते हैं दोस्तों। किसके? कांग्रेस के विरोध में सर सैयद अहमद तथा राजा शिव प्रसाद को क्या करते हैं, कांग्रेस के विरोध में खड़े कर देते हैं दोस्तों। और वहीं पर क्या करते हैं दोस्तों कि यह जो सर सैयद अहमद तथा राजा शिव प्रसाद होते हैं, इनको कहते हैं कि भारतीय देशभक्त मंडल की स्थापना करने के लिए प्रेरित करते हैं दोस्तों। भारतीय देशभक्त मंडल की स्थापना करने के लिए इन्हें प्रेरित करते हैं अंग्रेज लोग। और दोस्तों होता क्या है कि 1888 में सर सैयद अहमद ने भारतीय देशभक्त मंडल की स्थापना करते हैं। भारतीय
देशभक्त मंडल की स्थापना करते हैं तथा 1888 में ही एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। 1888 में ही दोस्तों, 1888 में ही सर सैयद अहमद ने एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। अब इसमें करते क्या है दोस्तों, इसमें यह होता है कि जो अंग्रेज थे, ये सर सैयद अहमद ये सोचते हैं कि जो अंग्रेज हैं इनकी सहानुभूति के आधार पर ही हो सकता है कि हमको एक मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व मिल सकता है। और ये क्या करते हैं कि एक एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है सर सैयद अहमद और साथ साथ में जो राजा शिव प्रसाद जी होते हैं, इन दोनों मिलकर के भारतीय राजभक्त मंडल की स्थापना करते हैं तथा 1888 में ही जो सर सैयद अहमद होते हैं वह एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें एक अंग्रेजों की बहुत बड़ी रंजिश थी, साजिश थी। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे दोस्तों, उनके प्रारंभिक कार्य क्या हो, उनकी कुछ सफलताएं हुई हैं, उनको कुछ सफलता मिली है दोस्तों। जैसे 1886 में होता क्या है दोस्तों, 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, ठीक है, वो क्या करते हैं, पत्र के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से वो जो उदारवादी नेता थे वो मांग करते हैं कि जो ये आईसीएस की परीक्षा है, इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा है वह भारत तथा लंदन मींस ब्रिटेन में एक साथ आयोजित होनी चाहिए। उसी समय भारत में भी आयोजित हो और उसी समय भारत मींस ब्रिटेन में भी आयोजित हो। हुआ क्या 1886 में दोस्तों, इसी के क्रम में 1886 में जो लोक सेवा आयोग होता है उसकी स्थापना होती है भारत में दोस्तों। ठीक है, भारत में इसकी स्थापना होती है 1886 में। ठीक है दोस्तों, होता क्या है, जो भारतीय थे इसी में जो आईसीएस की परीक्षा थी दोस्तों, उस समय अंग्रेज जो थे, जो ये इसकी एज लिमिट थी, पहले उसको वो लोग 19 वर्ष किए हुए थे दोस्तों, कि जो भी आईसीएस की परीक्षा में सम्मिलित होगा उसके लिए एक जो उम्र सीमा है वह कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए। और जो भारतीय थे उनका कहना था कि यह जो 19 वर्ष की सीमा है इसको बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया जाए, कि कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका भी विरोध होता है। बाद में होता क्या है कि यह जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है इसको बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, 21 वर्ष करने के बाद अब उसके बाद दोस्तों एक लाभ ये भी मिलता है, एक सफलता ये भी मिलती है जो उदारवादी नेता थे, कि भारतीय जो व्यय था उस पर समीक्षा करने के लिए दोस्तों, जो भारतीय व्यय था उस पर समीक्षा करने के लिए एक वेलबई आयोग की स्थापना हुई। वेलबई आयोग की स्थापना हुई, इनका मतलब यह था कि जो भारतीय व्यय है उस पर समीक्षा करने के लिए एक आयोग बनाई जाए, आयोग की स्थापना हो। ठीक है, और उस आयोग में भारतीयों का भी प्रतिनिधि हो। ठीक है, तो जो उदारवादी नेता थे इसकी मांग किए और इसके आधार पर वेलबई आयोग की स्थापना होती है दोस्तों। फिर 1892 में दोस्तों, 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम की स्थापना होती है। भारतीय परिषद अधिनियम पारित होता है दोस्तों 1892 में। इसकी मांग किसने किया था? इसकी मांग भी किसने किया था? जो राष्ट्रवादी थे, उदारवादी थे, उन्होंने इसकी मांग किया था दोस्तों। तो ये कुछ इनकी सफलताएं मिली दोस्तों। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी इन्होंने कहा कि जो भारतीयों का सार्वजनिक धन है दोस्तों, इस पर भी भारतीयों का प्रतिनिधि होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये सिस्टम लागू हो जाएगा। इन्होंने एक नारा दिया, जो भारतीय थे उन्होंने नारा दिया कि जो सार्वजनिक धन है उस पर यदि भारतीयों का प्रतिनिधि नहीं रहेगा तो हम आपको किसी प्रकार से कर नहीं देने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो भारतीयों की एक नीति थी, उदारवादी नीति थी, इसमें भी कहीं ना कहीं सफल हो गए दोस्तों। ठीक है, आपको बता ही चुके हैं कि यह जो समय था यह एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शैशव काल था। ठीक है दोस्तों,
जो भारतीय राष्ट्रीय समय का यह शैशव काल था। और इसी के समय में ही दोस्तों आपको पता होना चाहिए दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निकासी का सिद्धांत दिया था दोस्तों। ठीक है, आर्थिक निकासी का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों ये उदारवादी चरण था जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा यह लेक्चर आप जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर JRF एकेडमी के चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा UPSI का बैच प्रारंभ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बैच फ्री में पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। आप जुड़े और इस फ्री बैच का आप लाभ उठाएं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण होता है उदारवादी काल, इसको हमने समझाया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। यह लेक्चर यहीं तक। जय हिंद, नमस्कार।